दोस्तों, यह इस खूबसूरत कहानी का तीसरा भाग है। आपको पसंद आएगा भाग तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। भाभी जी ने नीरज को दिल्ली फ़ोन लगाया। जिनके मकान में वह किराए पर रहता था, उन्हीं का नंबर नीरज ने दिया था। उन्होंने फ़ोन पर बताया कि नीरज तो मकान छोड़कर अपने शहर वापस जा चुका है। कुछ ही देर बाद नीरज का खुद फ़ोन वहाँ आता है। भाई साहब को जैसे ही पता चला, वह इतने नाराज़ थे कि उन्होंने फ़ोन पर बात करने से इनकार कर दिया। भाभी जी ने समझाया कि ऐसा व्यवहार ना करें, एक बार बात कर लें। तो भाई साहब ने कहा, मैं सीधा शाम को उनके घर जाकर बड़ों से बात करूँगा। फिर भाभी जी फ़ोन पर बात की। नीरज, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी और हमें बताया भी नहीं? नीरज ने सब कुछ जो उसके ऑफिस में घटित हुआ वह बताया। उसने कहा, मैं दूसरी नौकरी की तलाश में लगा हुआ हूँ। खाली तो मैं नहीं बैठने वाला हूँ, लेकिन यहाँ तो बात घर से बाहर रिश्तेदारों तक पहुँच गई है। सिर्फ तुम्हारे हमसे बात छुपाने के कारण। भाभी जी ने कहा, भाभी जी, मैं आज ही बनारस आता हूँ। मैंने तो अपने परिवार में भी किसी को नहीं बताया था। मेरा कुछ किसी से छुपाने का उद्देश्य नहीं था, नीरज ने अपनी सफाई में कहा। भाभी जी ने फिर ज़्यादा बहस करना उचित नहीं समझा। शाम को भाई साहब अपने दो और भाइयों के साथ नीरज के घर पहुँचे। वहाँ उसके दादाजी से थोड़ी औपचारिक बातों के बाद भाई साहब ने मुख्य बात, जिसके लिए वह वहाँ गए थे, शुरू की। उन्होंने कहा, हमें पता चला है कि नीरज जी अब काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह से तो दिक्कत हो जाएगी। देखो बेटा, हमें भी आज ही पता चला है। हमने नीरज से बात की है। कुछ परिस्थितियाँ वहाँ ऐसी उत्पन्न हुई कि उसे नौकरी छोड़ना पड़ा, लेकिन आपको चिंता नहीं करना चाहिए। कुछ न कुछ तो वह करेगा ही। दूसरी नौकरी की तलाश तो कर ही रहा है। आपको भी पता है कि प्राइवेट नौकरी करता है हमारा लड़का, तो उसमें तो लगना छूटना लगा ही रहता है। भाई साहब को दादाजी की बात से कुछ खास संतुष्टि नहीं हुई। थोड़ी देर बात करने के बाद वह घर लौट गए। घर के नीचे दुकान में बिमल जी के बड़े भाई से भी उन्होंने इस रिश्ते पर नाखुशी जता दी। घर आकर भाई साहब ने वहाँ हुई बातचीत निकिता की भाभी को बताई। शोभा, हमने शादी क्या करने में जल्दबाजी कर दी। भाई साहब बोले, नौकरी दूसरी जगह कर लेगा, वह इसमें इतना क्या बवाल है। भाभी जी ने समझाया, तुम समझ नहीं रही हो। हमने पहले यह ध्यान नहीं दिया कि प्राइवेट नौकरी है, मतलब आय की अनिश्चितता है। निकिता के जीवन में हमेशा आर्थिक रक्षा रहेगी। फिर सारे रिश्तेदार कहेंगे कि बिना माँ बाप की बच्ची को ऐसे वैसे घर में ब्याह दिया। भाई साहब के ऐसा कहने पर भाभी जी भी सोचने पर मजबूर हो गई, लेकिन निकिता रिश्ता टूटने देना नहीं चाहती थी। रसोई में खाना बनाते वक्त उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी जी, हम अब उनके सिवा और किसी के बारे में भी सोच नहीं सकते। क्यों? भाभी जी ने सवाल किया। रिश्ता तय करने के बाद अब आप कह रही हैं कि क्यों? उनसे मेरा मेलजोल बढ़ा है। इतने दिनों से हम एक दूसरे को खत लिख रहे हैं। अब हमारे मन मिल चुके हैं। फिर सबको हमारे रोके के बारे में भी पता है। क्या इससे हमारी बदनामी नहीं होगी? निकिता अपने मन की हर बात कह गई। लेकिन यही रिश्तेदार हमें भी तो ताने देंगे।
अगर तुम शादी के बाद दुख झेलोगी तो, भाभी जी ने कहा। रिश्तेदारों का हमें नहीं पता भाभी जी, लेकिन हम उनके साथ सुख दुख सब सह लेंगे। मैं वादा करती हूँ आपसे शिकायत करने नहीं आएंगे, निकिता ने कहा। शिकायत की बात नहीं है निक्की, हम तो सिर्फ तुम्हारा भला बुरा सोच रहे थे। तो फिर हमारा साथ दीजिए भाभी जी, निकिता ने उनसे याचना के भाव से कहा। भाभी जी ने निक्की को गले से लगाकर कहा, ठीक है। उधर नीरज के घर में विमल जी और उनके भैया पहुँचे। बाबूजी, मुझे तो लड़की वालों के मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। उसके बड़े भैया आप लोगों से बात करके गए हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं थे। विमल जी बोले, हाँ कोई बात नहीं, अगर उन्हें नहीं समझ आ रहा है तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। दादाजी ने कहा, अरे आप चिंता ना करो, कोई हमारे नीरज को रिश्ते की कमी नहीं है। वह आज ही मना करें, मैं कल अपनी साली से उसका ब्याह करवा दूंगा। वह लोग तो बिल्कुल तैयार हैं और दान दहेज देने के लिए भी कह रहे थे। विमल जी के भैया ने मौका पाकर अपनी साली के रिश्ते की बात छेड़ने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही निर्मला देवी ने उनकी बात को खारिज कर दिया कि निकिता के भाई साहब गलत नहीं हैं। उनकी जगह कोई भी होगा तो अपनी बहन बेटी की आर्थिक सुरक्षा तो देखेगा ही। कोई बात नहीं है, उन्हें अपने मन की तसल्ली कर लेने दो। नीरज ने भी जिद ठान रखी थी कि उसे शादी करनी है तो निकिता से ही, वरना वह कभी शादी नहीं करेगा। निकिता के भैया हर बात में अपने मामा जी से सलाह करते थे। कोई फैसला लेने से पहले उन्होंने इस बारे में भी उनसे सलाह करने की सोची। मामा जी घर आए, वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा, देखो बेटा, लड़की की शादी का मामला है, तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ बातें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी, अब नहीं। लेकिन मामा जी, निक्की के भविष्य का सवाल है, भाई साहब ने तर्क किया। वह तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट नौकरी कोई गलत बात तो नहीं है। लड़का अगर मेहनती है तो आगे तरक्की उसमें भी होगी। नौकरी का क्या है, एक छूट गई तो दूसरी मिल जाएगी। मामा जी ने समझाया तो भाभी जी, जो उसी वक्त चाय नाश्ता लेकर आई थी, उन्हें भी निकिता के मन की बात रखने का मौका मिल गया। मामा जी, निक्की हमारे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती है, उसकी भावनाओं का ख्याल भी हमें रखना चाहिए। लेकिन बेटा, भावनाओं में बहकर तो कोई निर्णय लेना ठीक नहीं है, मामा जी बोले, लेकिन फिर मुस्कुरा कर कहा, अच्छा बुलाओ उसे, मैं भी उसकी बात सुनूं। भाभी जी जब बुलाने गई तो निकिता संकोच कहने लगी, भाभी मैंने बता तो दिया है आपको अपने मन की बात, आप ही कह दीजिए, मैं नहीं कह पाऊँगी। भाई साहब और मामा जी के सामने मामा बुला रहे हैं, अब नहीं कहोगी अपनी बात तो फिर मुझसे मत कहना कुछ भी, भाभी जी ने कहा। निक्की मामा जी और भाई साहब के सामने आई तब मामा जी बोली, आओ बेटा बैठो, तुम्हारी भाभी ने बताया हमें कि तुम नीरज से ही शादी करना चाहती हो। बेटा देखो, पूरे जीवन का समान सवाल है, ठंडे दिमाग से सोच लो, सिर्फ भावुक होकर फैसला न करना। आगे जीवन में तुम्हें आर्थिक परेशानी हुई तो तब निक्की हिम्मत करके बोली, मामा जी मैं हर तरह से वहाँ एडजस्ट कर लूँगी। हाँ, फिर जब बिटिया की यही इच्छा है तो क्या इतना विचार करना। चलो हम लड़के वालों से मिलकर सब तय करते हैं। मामा जी भाई साहब को लेकर नीरज के घर के लिए फिर पहुँचे।
वहाँ दादाजी और बाकी सदस्यों के सामने बातचीत हुई। सबकी बातें सुन रही निर्मला देवी ने मामा जी को आश्वासित करने के लिए कहा, हमारी बहू की जिम्मेदारी सिर्फ नीरज की नहीं है, हमें भी खुद इन दोनों के भविष्य की चिंता है। जहाँ नीरज नौकरी करता था वह लोग सही नहीं थे। ऐसे में आगे दिल्ली में दोनों अकेले रहते तो कोई परेशानी भी आ सकती थी। वैसे अब सारी समस्या खत्म हो चुकी है। नीरज की नौकरी बम्बई में लग चुकी है। तब दादाजी बोले, मेरे बाकी तीनों बेटे उनके परिवार सहित वहीं रहते हैं। नीरज की माँ और बाकी भाई भी वहीं अलग घर में रहते हैं। वहाँ सबके बीच रहना निकिता के लिए ज़्यादा अच्छा है। बस इसलिए नीरज को नौकरी ढूंढने में ज़्यादा समय लगा, वरना दिल्ली में तो उसे कब की नौकरी मिल गई होती। आप ठीक कह रहे हैं। असल में निकिता के भाई पर ही सब भाई बहनों की जिम्मेदारी है। उसके माता पिता नहीं होने के कारण इसलिए कुछ ज़्यादा डरता है कि कहीं कोई गलत निर्णय न हो जाए उससे। खैर, अब इन बातों को छोड़िए, हमें शादी की तारीख कब निकलवानी है यह बताइए। ठीक है, अगले महीने की कोई भी तारीख आप देख लो, दादाजी बोले। लेकिन इतनी जल्दी सारी तैयारी कैसे होगी? भाई साहब बोले, ज़्यादा परेशान ना हो आप लोग, हमें बहुत ताम झाम की कोई अपेक्षा नहीं है। हमारी बहू हमें एक जोड़े में भी स्वीकार है, दादाजी बोले। यह तो आपका बड़ापन है। हम अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी बेटी को अच्छे से ही विदा करना चाहेंगे, मामा जी बोले। तो दादाजी ने सिर हिलाया। ठीक है, कहा। फिर बोले, जो भी है ज़्यादा देर की तारीख मत निकालिएगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ मेरे नाती की शादी भी 1 महीने बाद है, उसके आसपास की तारीख निकाल लें तो हमें सुविधा होगी। परिवार के सभी जन तब तो आएंगे ही और दोनों शादियों में सम्मिलित भी हो लेंगे। मामा जी ने सहमति जताई और घर लौट गए। निकिता और शोभा भाभी को खुशखबरी देने के लिए पंडित जी को बुलाया गया और एक शुभ मुहूर्त निकलवा लिया गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों का विवाह धूमधाम से हो गया। क्योंकि बनारस की गलियों में गाड़ियां नहीं आ जा सकती थी, इसलिए निकिता की विदाई डोली में की गई और जब वह ससुराल पहुंची तो उसका वहाँ बड़े दिल से स्वागत हुआ। कुछ देर आराम करने के बाद रस्में शुरू की गईं। निकिता, नीरज, अब तुम दोनों को इसमें से अंगूठी ढूंढनी है, चाची जी परात में दूध मिलाती हुई बोली। नीरज के भाई बहन सब उसे घेरे हुए थे। पहली बार में नीरज ने ही अंगूठी निकाली। भाभी आ गया। अरे, भैया को जीतने नहीं देना है। आप नहीं जीती तो वह सारी उम्र आप पर हुक्म चलाएंगे, सुमन बोली। अच्छा, तो तुझे भाई पर भाभी से ज़्यादा हुक्म चलवाना है, बुआ जी मुंह बनाती हुई बोली। तुम कहाँ बच्चों के हंसी मजाक में कूद रही हो, दादाजी ने टोका। उसके बाद दोनों बार नीरज जानबूझकर निकिता से हार गया, लेकिन निकिता समझ गई थी कि नीरज जानबूझकर हारा है। उसने मुस्कुराकर नीरज की ओर देखा और बिना कहे इशारों में थैंक्स कहा। लेकिन यह सब निकिता के अलावा एक और व्यक्ति देख और समझ रहा था, और वह थे दादाजी, जो दोनों को देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही नीरज ने उनकी ओर देखा, वह भी समझ गया कि दादाजी उसे देख रहे हैं। इसी तरह हंसते मुस्कुराते सभी रस्में की गई। अगली सुबह नीरज अपनी शर्ट प्रेस कर रहा था। लाइए मैं प्रेस कर दूं, निकिता बोली। मैं कर लूँगा, मुझे आदत है, दिल्ली में खुद ही करता था मैं, नीरज ने कहा। लेकिन अब आप दिल्ली में भी नहीं हैं और ना ही अकेले हैं, निकिता ने यह कहकर प्रेस नीरज के हाथ से ले ली। तब नीरज मुस्कुराकर बोला,
अरे वाह, शादी के इस फायदे पर मेरा ध्यान तो गया ही नहीं। अच्छा जी, निकिता ने हंसकर कहा। तभी बाहर से नीरज को उसके भाई ने आवाज़ लगाई। वह उनसे बात करने बाहर चला गया। निकिता प्रेस कर ही रही थी कि बुआ जी कमरे में आकर उसे हिदायत देने लगी कि आज उसको पहली बार रसोई में कुछ बनाना है। खाना बना तो लेती हो ना ठीक से, यह मदद चाहिए। परसों मेरी बहू की भी पहली रसोई थी, लेकिन वह तो खाना बनाने में बहुत कुशल है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था उसने। बुआ जी, अपनी बहू की बढ़ाई करने में जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं पूरी कोशिश करूँगी सब कुछ स्वादिष्ट हो, निकिता ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कहा। तब कहीं जाकर वहाँ से गई, लेकिन तब तक प्रेस बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी और निकिता ने जैसे ही उसे शर्ट पर रखा वह जल गई। निकिता बुरी तरह डर गई। तभी नीरज वापस आया शर्ट लेने के लिए। उसने देख लिया कि उसकी शर्ट जल चुकी है, जो कि उसने बड़े शौक से खरीदी थी। लेकिन निकिता को डरा देख संयम रखकर बोला, अरे वाह, या तो तुमने डिजाइन बना दिया इसमें। सॉरी, कहकर निकिता रोने लगी। कोई बात नहीं, अब इसमें रोने की क्या बात है, मैं कुछ और पहन लूँगा, नीरज ने उसे तसल्ली दी। उसने उस शर्ट को छिपाकर अपने अटैची में रख दिया, जिससे किसी को पता न चले शर्ट के बारे में। यह सब देखकर निकिता का मन उसके लिए सम्मान से भर गया। एक रोज़ निकिता ने खाना परोसा। नीरज को कहीं जाने की जल्दी थी। उसने सबसे पहले ही खाना खा लिया। उसके बाद दादाजी खाने बैठे। निकिता ने नीरज से पूछा, खाना कैसा बना है, सब ठीक था ना? खाने उसने कहा, बहुत बढ़िया। उसका जवाब सुनकर निकिता खुश होकर रसोई में वापस जाने लगी। तभी दादाजी ने उसे आवाज़ देकर कहा, बेटा मुझे थोड़ा सा नमक देना, मैं थोड़ा तेज़ नमक खाता हूँ और घर के बाकी लोग भी तेज़ नमक ही खाते हैं, इसलिए बाकी के खाने में भी मिला लेना। निकिता कहती है, जी दादाजी। अभी लाई कहकर रसोई में चली गई। वहाँ उसने सब्जी को चखा तो देखा कि उसमें तो नमक डालना ही भूल गई है। उधर दादाजी नीरज को देख रहे थे और वह इधर उधर बंगले झाँक रहा था। बेटा बहुत से जोरों के गुलाम देखे, लेकिन तुम सा नहीं देखा, सही जा रहे हो, दादाजी ने उसके नज़दीक आकर कहा। तो नीरज भी कहता है, पोता किसका हूँ, कहकर चुटकी ली। नीरज के जाने के थोड़ी देर बाद निकिता ने छोटे भैया निकिता को लिवाने आए। माताजी, कल निकिता को मुंबई जाना है, फिर पता नहीं वह कब आए। एक बार अगर कुछ घंटे के लिए भेज देते तो, भैया बोले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर में सबका मन तो होता ही होगा मिलने का, ज़रूर जाए। फिर मुंबई से कौन रोज़ रोज़ आ पाएगा, दादी जी बोली। दादी जी की आज्ञा मिलने के बाद निकिता सबसे विदा लेकर मायके चली गई। जब नीरज लौटा तो निकिता को घर में न पाकर गुस्से से भर गया। वह स्वभाव से ही गुस्सैल था। वह दादा दादी सब पर भड़क गया। कैसे पूछा उसने, जो चली गई। अरे किससे का मतलब क्या, उसने हमसे पूछा, घर के बड़ों से पूछा। दादाजी भड़क कर बोले, तो मुझसे भी तो पूछना चाहिए था, मैं उसका पति हूँ। नीरज ने भी तर्क किया। हाँ, बड़ा आया पति, 4 दिन हुए नहीं पति बनकर दिखाने लगे। जब हम बड़े हैं तो तेरी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, और इतना क्या हंगामा कर रहा है, कुछ घंटों की को ही तो गई है, कौन सा महीने भर के लिए भेज दी, दादी जी बड़बड़ाई। फिर दादाजी नीरज के पास आए और बोले, बेटा नीरज, ऐसा कर निकिता की फ़ोटो ले और अकेले में कलेजे से चिपका ले और पूरा दिन घूम। यह कहकर उन्होंने और आग में घी डालने का काम किया। अब नीरज खींच गया। शाम को
बुलाया है तुम्हें भी, जाकर ले आना अपनी बन्नू रानी को। दादी जी बोली तो वह और गुस्से से भर गया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा अब लेने, किसी का नौकर नहीं लगा हूँ। जो ले गए हैं वो ही लेकर आए, या ना भी आए तो मैं कल अकेला मुंबई चला जाऊंगा। घर वाले तो नीरज के गुस्से से वाकिफ थे, इसलिए वह ज़्यादा ध्यान न देकर अपने कान में लग गए। लेकिन निकिता को अभी इसका अंदाज़ा नहीं था, और अभी उसके गुस्से से निकिता का भी सामना होना बाकी था। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए धन्यवाद। जो पुराने सब्सक्राइबर हमारे पार्ट को सुन रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों, हम रोमांटिक स्टोरी का पार्ट अपलोड कर देंगे, लेकिन आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।